हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका एडुकेटर साथी रोशनकर शांडिल्या और आप सभी का स्वागत करता हूं द दिशा आईएएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, मेरा एक मिशन है जीएस को लेकर। अगर आप भी डरते हैं इस सेगमेंट से तो मैं और आप सभी का ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म ये डर को समाप्त और आपकी सिलेक्शन को सुनिश्चित करने तक बना रहूंगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन है ना यहीं से आरंभ करते हैं फ्रेंड्स, है ना। फ्रेंड्स, हम लोग एंशियंट एंशियंट हिस्ट्री के जो हम लोगों का ये सेगमेंट चल रहा है, इस सेगमेंट में हम लोग फ्रेंड्स प्री हिस्टोरिक पीरियड्स को लेकर के है ना हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं, है ना, कि प्री हिस्टोरिक पीरियड होता क्या है, क्यों कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के कौन कौन से भाग हैं, जैसा कि स्टोन एज और क्या है फ्रेंड्स, कॉपर एज। ये स्टोन एज में जो आपका फेज आता है पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड क्या है नियोलिथिक। तो हम लोग फ्रेंड्स इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो है एमसीक्यू भी कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो कृपया आप मेरा लास्ट वीडियो पे जाएं, पढ़ें और एमसीक्यू करें उसको, है ना। हम लोग फ्रेंड्स आज के सेशन में है ना, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं प्रो हिस्टोरिक एज के बारे में, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स के फ्रेंड्स इसमें दो सिविलाइजेशन पढ़ना होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन, है ना। यानी क्या, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो आइए फ्रेंड्स, समय को ना गंवाते हुए हम लोग आज के सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पर प्रोटो हिस्टोरिक एज, है ना, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हिस्ट्री बिना सोर्स का क्या है, अधूरा है। हिस्ट्री जो है बिना सोर्स का क्या है, अधूरा है ना। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज का अगर स्रोत की अगर बात करें, है ना, सोर्स की अगर बात करें, तो इसमें फॉसियल भी उपलब्ध है और रिटेन सोर्स भी उपलब्ध है। फ्रेंड्स, प्री हिस्टोरिक पीरियड से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अलग क्यों है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड में सोर्स सिर्फ और सिर्फ फॉसिल उपलब्ध थे, जीवाश्म उपलब्ध थे, है ना। प्री हिस्टोरिक पीरियड में रिटेन सोर्स अवेलेबल नहीं थे, जबकि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या है, फॉसिल भी है और रिटेन सोर्स भी है ना। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये रिटेन सोर्स उपलब्ध तो है किंतु फ्रेंड्स ये आज तक पढ़े नहीं जा सके, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जो भी डिटरमाइन करने वाले हैं प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में, उन सभी का मेन सोर्स क्या होगा, तो वो सोर्स होगा फ्रेंड्स फॉसिल यानी जीवाश्म। फ्रेंड्स, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स के बारे में जैसा कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसमें दो सिविलाइजेशन पढ़ना होता है बेसिकली, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन। प्री हिस्टोरिक पीरियड से यह एज इसलिए भी अलग है क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में सिविलाइजेशन का विकास नहीं दिखता है, जबकि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से ही सिविलाइजेशन का क्या होता है, विकास होता है ना। और इस सिविलाइजेशन के रूप में हम लोग क्या देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि आखिर प्री हिस्टोरिक पीरियड से प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स पर आते ही सिविलाइजेशन का विकास क्यों हो गया, है ना। आखिर ऐसा क्या घटनाएं घटी, है ना, जिससे इस एज में सिविलाइजेशन का विकास होने लग गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि अगर आप ऊपर की क्लास को पढ़ेंगे, लास्ट वीडियो जब देखेंगे, तो आप पाएंगे कि एक है कॉपर एज, है ना। ये कॉपर एज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉपर एज। कॉपर एज को कहते हैं ताम्र पाषाण, ताम्र पाषाण काल, है ना। फ्रेंड्स, ये कॉपर एज जो है, ताम्र पाषाण काल जो है, ये प्री हिस्टोरिक एज एंड प्रोटो हिस्टोरिक एज का एक क्या है, संक्रमण काल है। मतलब प्री हिस्टोरिक एज खत्म हो रही है और प्रोटो हिस्टोरिक एज क्या हो रही है, आरंभ हो रही है। उसी के मध्य का क्या है, यह एक काल है, यह एक एरा है ना। इस एरा के बारे में हम जानते हैं कि मानव इसी समय
प्रथम बार किससे रूबरू हुआ था, किससे परिचित हुआ था? तांबा से, है ना? तांबा से परिचित होने से क्या बदलाव हुआ आखिर? फ्रेंड्स, तो तांबा मिलने से क्या हुआ? इनके हथियार और उपकरण छोटे होने लग गए, नुकीले होने लग गए, है ना? खासकर नुकीले होने लग गए, है ना? जिससे कृषि कार्य क्या हो गया फ्रेंड्स? आसानी से सुलभ हो गया। और कृषि कार्य आसानी से सुलभ होने के फलस्वरूप क्या हुआ? एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया। खेती जो है, खेती, वो क्या हो गया? सरप्लस हो गया, राइट? है ना? एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया। अब फ्रेंड्स, आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उपकरण के छोटे होने से, नुकीले होने से कृषि कार्य आसान कैसे हुआ? तो सुनिए फ्रेंड्स, क्या होता है। नुकीले होने से क्या हुआ? जो खेतों की जुताई हुई, है ना? खेतों की क्या हुई? खेतों की जुताई जो है, वो क्या होने लगी? गहरी होने लगी, है ना? खेतों की गहरी जुताई से क्या हुई? है ना? भूमि क्या हुआ? उर्वरक हुआ। भूमि क्या हुआ, सॉरी, भूमि उर्वरक होने लग गया। भूमि उर्वरक होने से क्या हुआ? उत्पादन बढ़ गया, है ना? उत्पादन बढ़ने से क्या हुआ? तो मनुष्य जो है, मनुष्य, है ना, सामाजिक सामाजिक और आर्थिक रूप से क्या हुआ? आर्थिक रूप से मानव क्या हुआ? विकसित हुआ, है ना? विकसित हुआ। अब देखिए क्या हुआ? विकसित हुआ मतलब क्या हुआ? सामाजिक रूप से किस प्रकार? अब वो भुखमरी का शिकार नहीं होगा, मतलब खाद्यान्न, है ना? खाद्यान्न रूप से क्या हो गया वो? खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर हो गया वो। खाद्यान्न रूप से आत्मनिर्भर हो गया वो, राइट? अब क्या होगा कि वो अन्न को मतलब अन्न को खाने के लिए रखेगा भी, और जो एक्स्ट्रा अन्न है उसको क्या भी करेगा? वो बाजारों में बेचेगा, जिससे क्या होगा? वो आर्थिक रूप से क्या हो जाएगा? वो विकसित हो जाएगा। और जब वो आर्थिक रूप से विकसित हो जाएगा, सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा? अन्न को बाजारों में बेचेगा, और इससे जो धन आएगा, उससे वो अलग घर बनवाएगा, है ना? टीवी खरीदेगा, फ्रिज खरीदेगा। खैर, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स में नहीं हुए थे, है ना? टीवी का विकास नहीं था उसमें, है ना? लेकिन अपने अपने पहले से जो भी चले आ रहे थे ट्रेंड्स, उसमें क्या हुई? विकास हो गई, है ना? और विकास होते ही, इन सभी का जब विकास हुआ, तो हम लोगों ने कहा कि इसका क्या हुआ? सिविलाइजेशन की यहाँ से क्या हो गई? विकास होने लग गई फ्रेंड्स, है ना? जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिख भी दिया है कि एग्रीकल्चर सरप्लस होने से मानव की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई। इससे उसकी सामाजिक स्थिति में क्या हुई? सुधार हुई। साथ ही साथ अस्थायी निवास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ सामाजिक स्थिति में सुधार का परिणाम यह हुआ कि सभ्यता का क्या हो गया? विकास हुआ। और यहाँ से इतिहास नए दौर में प्रवेश करता है फ्रेंड्स। नए दौर में क्या करता है? प्रवेश करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल के नाम से हम लोग इसे जानते हैं फ्रेंड्स, राइट? अब लोग चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत कितनी सभ्यताएं हैं? तो बेसिकली दो सभ्यता है। कौन कौन? इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड सिंधु घाटी, मतलब इसको क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। और क्या है? वैदिक सिविलाइजेशन, अर्थात वैदिक सभ्यता फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन करके सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, फिर उसका एमसीक्यू लगाएंगे, फिर वैदिक सभ्यता को पढ़ेंगे, फिर उसका एमसीक्यू लगाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये भारत का जो मानचित्र है ना? तो इसे अफगानिस्तान, पूरे पाकिस्तान, है ना, को लेते हुए, और भारत का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर को लेते हुए फ्रेंड्स, ये सभी एरिया में क्या फैले हुए हैं? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या रहा है फ्रेंड्स? ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, है ना? ये पूरा क्षेत्र क्या है फ्रेंड्स? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या है फ्रेंड्स? ये क्षेत्र है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं फ्रेंड्स?
क्योंकि इसका जो विकास हुआ है वो क्या हुआ है, सिंधु घाटी और उसकी सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के बीच हुआ है फ्रेंड्स, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, सिंधु घाटी सभ्यता। ये देखिए ये सारा सारा क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, ये क्षेत्र पड़ जाता है, राइट। अब हम चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखिए ऐसे जैसे ही टॉपिक्स में हम आगे बढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो पहला ही सवाल है ना, पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता खोज होने के पीछे का रहस्य क्या है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आपको ना जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि 1922 से पहले, है ना, 1922 से पहले हम लोग वैदिक काल तक की इतिहास को ही जानते थे फ्रेंड्स, किंतु 1921 में दयाराम सहनी ने, है ना, दयाराम सहनी के नेतृत्व में सिंधु सभ्यता की खोज में पहली बार क्या हुई, सफलता, है ना, सफलता मिली। और वो सफलता के रूप में क्या है, हड़प्पा की जानकारी प्राप्त हुई, है ना। और जैसे ही हड़प्पा की जानकारी प्राप्त हुई फ्रेंड्स, वैसे ही वैसे ही क्या हुआ फ्रेंड्स, हम लोग का इतिहास और बड़ा हो गया, है ना। सोचिए ना, वैदिक वैदिक सभ्यता तक को ही हम एंशियंट काल का लास्ट छोर मानते थे, है ना। जैसे ही क्या हुआ, दयाराम साहनी के नेतृत्व में, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, वैसे ही एक बड़ा सा इतिहास हम लोगों का इंतजार कर रहा था, और आपके लिए भी और हमारे लिए भी। यह एक नया बूढ़े दौर का काल था फ्रेंड्स, क्योंकि इससे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स, अब देखना ये है 1921 में अचानक ऐसा नहीं हुआ कि 1921 में दयाराम सैनी उठे और हड़प्पा की खोज कर दिया, है ना। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी रही है। स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि भारत में रेलवे का विकास जो है किसके काल में हुआ, डलहौजी के काल में हुआ, राइट। और डलहौजी के काल में ही अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, है ना, रेलवे की खुदाई कार्य चल रही थी फ्रेंड्स, है ना। इसी दौरान जो है, इसी दौरान भूमि के नीचे से क्या हुआ, जीवाश्म के अवशेष प्राप्त हुआ, है ना। अब अलेक्जेंडर कनिंघम कहा, गवर्नर साहब बोल क्या है, बोला कि अरे देखो, भारत की मतलब भूमि के नीचे से कुछ मिल रहा है। बोला अरे यार खुदाई करवाओ ना, जो भी मिलता है उसे लंदन भेजो, हटाओ, है ना। तो देखो क्या हुआ, इसी आधार पर क्या हुआ ना, अलेक्जेंडर कनिंघम ने पहली बार जो है ना भारतीय अवशेषों को पहचाना। इसलिए हम क्या कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ द इंडियन आर्कोलॉजी कहते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड, उसको भी आई कर दीजिए, यहाँ पे बहुत बार सवाल पूछा गया है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या है, डलहौजी काल में अलेक्जेंडर ने क्या किया, पहली बार तो भारतीय अवशेष को प्राप्त किया, लेकिन उसको क्या कर दिया, उसमें कुछ ज्यादा खास काम नहीं हो पाया, राइट। और जो भी अवशेष मिलते थे वो सब कहाँ भेजते थे, लंदन भेजते थे, है ना। मतलब डलहौजी क्या हुआ, इस अवशेष से आकर्षित ही नहीं हुआ यार, है ना। अब देखो क्या हुआ, अब आगे चल करके भारत का वायसराय के रूप में कौन आया, लॉर्ड केनिंग आया फ्रेंड्स। ये क्या है, लॉर्ड केनिंग, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये लॉर्ड केनिंग साहब हैं, है ना। जिसने इस क्षेत्र में क्या किया, जिसने इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत क्या किया, रुचि लिया। और उन्होंने कलकत्ता शहर में, मतलब कहाँ पर, भारत में, कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में इन्होंने क्या बनाया, इंडियन म्यूजियम, मतलब ये देख सकते हैं, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, इसी का निर्माण किसने किया था, इस लॉर्ड केनिंग ने किया था फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि जो भी खुदाई के दौरान अवशेष मिले, उन अवशेषों को कहाँ रखा जाए, इसी इंडियन म्यूजियम अर्थात भारतीय संग्रहालय में रखा गया, है ना फ्रेंड। समय बीतता गया फ्रेंड्स, और आते ही आते फ्रेंड्स 1905 के आसपास के क्षेत्र में आगे चल करके भारत का अगला वायसराय लॉर्ड कर्जन, है ना, लॉर्ड कर्जन आया, जो खुद एक क्या थे, जो खुद एक आर्कियोलॉजिस्ट थे फ्रेंड्स, है ना। इन्होंने इस काम में रुचि लिया फ्रेंड्स, है ना, कैसे, क्योंकि इन्होंने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का, है ना, विभाग ही स्थापित कर दिया फ्रेंड्स। और इस विभाग का कहाँ मुख्यालय रखा गया फ्रेंड्स, वही लॉर्ड केनिंग के द्वारा स्थापित किए गए इंडियन म्यूजियम को ही इन्होंने क्या किया, ASI का मुख्यालय घोषित किया फ्रेंड्स। और इसका जो चेयरमैन है ना, ये जॉन मार्शल को इसका क्या किया, चेयरमैन बनाया। और ये जॉन मार्शल है ना, आगे चल करके दो सदस्यीय, कितने सदस्यीय, दो सदस्यीय एक टीम बनाया, है ना,
एक बनाया दयाराम सहनी के नेतृत्व में और एक बनाया राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में फ्रेंड्स। ये दयाराम सहनी ने ही 1921 में, है ना फ्रेंड्स, 1921 में फ्रेंड्स किसकी खोज करी? हड़प्पा की खोज करी, हड़प्पा की। और राखलदास बनर्जी ने फ्रेंड्स 1922 में मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो की क्या करी फ्रेंड्स? खोज करी। और इसी के साथ क्या हुआ फ्रेंड्स? खोज का सिलसिला फ्रेंड्स यहाँ से क्या होता है? आरंभ हो जाता है, आरंभ हो जाता है फ्रेंड्स, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना, अब हम स्थान खोजेंगे, फिर सामाजिक, फिर राजनीतिक, फिर आर्थिक स्थिति को फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स, है ना। ये फ्रेंड्स, है ना, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि दयाराम साहनी को 1921 में पहली बार सफलता क्या हुई, प्राप्त हुई, कहाँ पर? रावी नदी के किनारे मांटगोमरी जिला में हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए फ्रेंड्स। अतः अब से ये क्या, अब से प्रथमतः इस सभ्यता को हड़प्पा के नाम से जाना जाने गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए, इसी के साथ क्या होगा, हम लोग का हड़प्पा की शहर की क्या होगी फ्रेंड्स? शुरुआत होगी, है ना। अलग अलग हड़प्पा के शहरों को खोजेंगे फ्रेंड्स, है ना। उसका साल देखेंगे, नदी देखेंगे, किसने खोजा फ्रेंड्स, हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी, है ना, आर्थिक स्थिति क्या थी, है ना, धार्मिक स्थिति क्या थी, इन सभी पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में। अगर आप इस नोट्स को पाना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर है 878789064537। इस पे आप फ्रेंड्स व्हाट्सअप कर सकते हैं फ्रेंड्स, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। इस व्हाट्सअप के माध्यम से आपको ये जो आप ऊपर पीडीएफ पढ़े हैं, ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस लेक्चर से लाभान्वित, है ना, खुद को पाते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका यही लाइक्स, सब्सक्राइब एंड शेयर हमें और उत्तेजित करता है और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की ओर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।